हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसी का एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसको बोलते हैं बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब दिखाने वाला। माइक्रो मीन्स वेरी 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 स्मॉल एंड स्कोप मतलब विजन कराना, दिखाना। अच्छा, बहुत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब, बहुत बड़ा प्रतिबिंब, वस्तुओं के आकार की तुलना में कई गुना बड़ा प्रतिबिंब बना करके दिखाने वाला जो उपकरण है, या बहुत छोटी वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाने वाला जो उपकरण है, उसी उपकरण को ही हम लोग कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी कम होती है, और एक ये दूसरा उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसी लेंस के सामने हम हमेशा वस्तु को रखते हैं। ए बी ये ऑब्जेक्ट है, इसको रखा जाता है। ऑब्जेक्ट के सामने रखे जाने के कारण ही इस लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, या हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। तो ये अभिदृश्यक लेंस हो। फिर इस वाले लेंस की अगर बात करें तो इसी लेंस से हम लोग सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब को देखते हैं, मतलब अंतिम प्रतिबिंब इसी वाले लेंस से देखा जाता है। ये हमारे आंख के सामने होता है, इसीलिए इस लेंस को कहा जाता है आई लेंस, या इसी को हिंदी में कहते हैं नेत्रिका लेंस, क्योंकि ये हमारे नेत्र के सामने होता है। बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यही आई लेंस ही मैग्नीफाइंग लेंस का काम करती है। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हैं मैग्नीफाइंग लेंस क्या होता है। तो ये मैग्नीफाइंग लेंस का काम करता है, ये आई लेंस। अभी कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इसमें अभिदृश्यक लेंस छोटा, नेत्रिका लेंस बड़ा क्यों रखा जाता है? तो इसका कारण है, क्योंकि हम बहुत छोटी वस्तुओं को देखना चाहते हैं। तो बहुत छोटी वस्तुओं से आने वाला प्रकाश एक छोटे से लेंस से पर्याप्त मात्रा में होकर के आ सकता है। इसलिए अब बहुत छोटी सूक्ष्म, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसी वस्तुओं को देखने की बात हो रही है। तो वहां से जब लाइट आएगी तो टोटल जितना प्रकाश है, टोटल का मतलब मैक्सिमम लाइट उस छोटे से लेंस से होकर के आ सकती है। इसलिए अभिदृश्यक का आकार छोटा रखा जाता है। अच्छा, नेत्रिका लेंस बड़े आकार का क्यों है? क्योंकि जब अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश आता है, तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा प्रकाश आएगा, तो जो इमेज हमारे आंख के द्वारा देखा जाएगा वो क्लियर दिखे। इसलिए यहाँ पर जो आई लेंस होता है, इसको बड़ी फोकस दूरी का रखा जाता है। तो ये इसका रीजन है। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बाद दूसरी टॉपिक आती है खगोलीय दूरदर्शी। अब खगोलीय दूरदर्शी में इसी का उल्टा होता है। उसमें अभिदृश्यक लेंस को बहुत बड़े आकार का लेते हैं, इतने बड़े आकार का जितना बड़ा हम ले सकते हैं। अब इतने बड़े आकार का क्यों लेते हैं, उसके पीछे भी रीजन है। क्योंकि जब बहुत बड़ा हम आकार का लेंगे, अब हम वहां पे बात करें दूरदर्शी, बहुत दूर स्थित वस्तुओं को देखना है। अब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यादा से ज्यादा उस लेंस से होकर के आए, ज्यादा से ज्यादा होकर के आएगा, तो उसका इमेज हम लोग क्लियर देखेंगे, क्लियर देख लेंगे। मतलब वो डल इमेज नहीं बनेगा, बहुत क्लीन बनेगा। भाई ज्यादा से ज्यादा लाइट आएगी तभी तो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा रहेगी, तो बहुत ज्यादा क्लियर इमेज नहीं, बहुत धुंधला दिखेगा, अस्पष्ट दिखेगा ही नहीं।
तो स्पष्ट देखने के लिए हम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट लेने जितना बड़ा हम अदृश्य का आकार ले सकते हो उतना बड़ा लेना चाहिए। तो उतना बड़ा इसलिए हम लोग बहुत बड़े आकार का अदृश्य लेंस लेते हैं, उसकी फोकस दूरी बहुत बड़ी होती है। और फिर हमारे आंख से देखना, जब यहाँ से अब उत्तल लेंस है तो प्रकाश किरणों को बटोर करके भेजेगा, तो हमारे आंख पर अब जितनी जरूरत होती है उसको हम लोग देख लेते हैं, या वो हमारे आंख के अनुसार है कितना बड़ा हमको लेना है। तो खगोलीय दूरदर्शी में अदृश्यक लेंस बहुत बड़े फोकस दूरी का होता है और आई लेंस छोटी फोकस दूरी का। यहाँ पर जो आई अदृश्यक लेंस है वो कम फोकस दूरी का, आई लेंस इसकी तुलना में बड़ी फोकस दूरी का होता है। तो ये दोनों का एक बेसिक सा रीजन है। बढ़िया क्वेश्चन का आंसर बनेगा इस पर भी, कभी अगर पूछ लिया जाए कि अदृश्यक लेंस का आकार बड़ा क्यों लिया जाता है खगोलीय दूरदर्शी में, तो इसका आंसर बताएं, क्योंकि दूर से आ रही है तो प्रकाश हमको ज्यादा ज्यादा चाहिए, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, हम लोग जो टॉपिक है उस पर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये नेत्रिका लेंस, दो लेंस हो गए। इसी लेंस के सामने हमारी आंख होती है। किसी भी प्रकाशिक यंत्र में दोनों लेंसों अदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस के बीच की जो दूरी होती है, लेंसों के बीच की दूरी को ही हम लोग कहते हैं प्रकाशिक यंत्र की या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रभावी लंबाई। इसको प्रभावी लंबाई कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसी को। किसी प्रकाशिक यंत्र में या किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों के बीच की दूरी को ही उपकरण की प्रभावी लंबाई कहते हैं या इफेक्टिव लेंथ बोला जाता है। तो इसका इंट्रोडक्शन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और प्रतिबिंब बनने की हमने पहले ही बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि दो स्थितियां होती हैं। एक, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, दूसरा अनंत पर बनता हो। तो पहली स्थिति हम लोग लेते हैं जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। केस फर्स्ट लेते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। बच्चों यहां पे हमने मान लिया कि एक अदृश्यक लेंस है, ये है, कितना गंदा लेंस बन गया, ये है बच्चों ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका जो फोकस है, इसका फोकस हम मान लेते हैं इधर FO, और उतनी ही डिस्टेंस पर ये C1, उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका दूसरा फोकस है FO डैश। यहाँ पे इसका एक इससे बड़ी फोकस दूरी का एक दूसरा लेंस है, ये, और ये जो बड़ी फोकस दूरी वाला दूसरा लेंस है इसको हम बोलते हैं आई लेंस। और आई लेंस ही किसका काम करता है? मैग्नीफाइंग लेंस का, आवर्धक लेंस का। इसका मुख्य फोकस इधर FE, इसका प्रकाशिक केंद्र C2, और यहाँ पर इसका जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये दूसरा मुख्य फोकस FE डैश, ये FE डैश है, ठीक, FE डैश। इमेज फॉर्मेट करने के लिए बच्चों यहाँ पे मान लो कि कोई एक वस्तु रखी गई है AB। इसका इमेज ऐसे जब बनेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
मुख्य फोकस से होकर के जाएंगी, तो एफ ओ डैश से होकर के जाएंगी। दूसरी प्रकाशीय किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये जो प्रकाशीय किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, वो बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। मान लो ये प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। अच्छा, ये जो प्रतिबिंब है अभिदृश्यक लेंस द्वारा बनाया गया, यही नेत्रिका लेंस के लिए या आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब ये वस्तु का काम करेगा तो इसका इमेज कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती है, तो ये मुख्य फोकस से होकर चलेगी। ये ऐसे, ये यहाँ से आ रही थी। दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें आगे जा रही फैल रही हैं, तो इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं। ये यहाँ पर मिलेगी, और जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो ये अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये बच्चों रे डायग्राम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे। उससे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज कौन कहाँ पर कैसे बन रहा है, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, आई लेंस के लिए ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश वस्तु है, ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब। पूरे सूक्ष्मदर्शी के लिए ए बी वस्तु है और इस वस्तु का अंत में प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना। तो पूरे सूक्ष्मदर्शी के लिए ए बी वस्तु, ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज। आवर्धन क्षमता का एकदम सिंपल फार्मूला हमको यूज करना है। पहले हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर दिखा दें। देखिए, यहाँ की दूरी अगर देखेंगे तो वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी अभिदृश्यक लेंस है, इसलिए इसको दिखाएंगे यू ओ से, और ये बाईं तरफ है इसलिए माइनस चिन्ह के साथ। ये अभिदृश्यक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगा एफ ओ, या इस डिस्टेंस को दिखाने का कोई मतलब नहीं, प्रतिबिंब से दूरी। अभिदृश्यक लेंस के लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, तो इस प्रकाशिक केंद्र से इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को दिखाएंगे प्लस वी ओ से, दाईं तरफ है इसलिए प्लस वी। ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है, तो वस्तु से प्रकाशिक केंद्र के बीच की ये वाली डिस्टेंस बाईं तरफ है इसलिए दिखाएंगे माइनस यू ई से। और इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी दूरी पर बन रहा है, तो डी दूरी मतलब इसके लिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है इसको हम लोग दिखाएंगे वी ई किसके बराबर है, माइनस डी। अगर मैं पूछूं बताइए इस नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो देखिए ये नेत्रिका लेंस ही आवर्धक लेंस का काम करता है, और आवर्धक लेंस द्वारा जब प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है उस स्थिति में आवर्धन क्षमता कितनी होती है, यम बराबर 1 प्लस डी बाई एम। तो इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला अगर हम लोग लिखें तो मान लेते हैं नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता एम ई है, तो एम ई किसके बराबर होगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई, जहाँ पे एफ ई नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है, यहाँ पर 1 प्लस डी बाई एफ ई हो गया इसकी आवर्धन क्षमता। अच्छा, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर v बटे u, तो इस
अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता अगर निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ये किसके बराबर हो जाएगा, v बटे यू, तो v बटे यू कर दीजिए। v का मान किसके बराबर है, v नॉट के, तो v नॉट बटे u का मान किसके बराबर है, u नॉट के, तो यहाँ पर कर दिए माइनस u नॉट। ये हो गया अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता। अच्छा, एक फार्मूला आवर्धन का हम लोग ये भी जानते हैं, वस्तु की लंबाई के टर्म में m बराबर I बटे O, ये भी तो होता है। तो अगर हम इससे इसकी आवर्धन क्षमता निकालें तो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, m नॉट बराबर इस वाले लेंस के लिए ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, m बराबर I बटे O मतलब इमेज की लेंथ बटे ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश और बटे वस्तु इसके लिए क्या है, ए बी, तो बटे ए बी। ऐसे भी इसकी आवर्धन क्षमता लिखी जा सकती है। वैसे अगर इसी तरीके से लंबाई के लिए अगर मैं इसकी आवर्धन क्षमता लिखूं तो एम ई किसके बराबर होगा, तो एम ई बराबर हमको मिलेगा, इसके लिए वस्तु कौन है, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब कौन है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इसके लिए आवर्धन क्षमता कितनी मिलेगी, आवर्धन क्षमता हो जाएगी, प्रतिबिंब क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु क्या है, ए डैश बी डैश। ऐसे लिखा जा सकता है इसकी आवर्धन क्षमता। अगर पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लिखें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मान लेते हैं m, तो m किसके बराबर होगा। अब पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ए बी क्या है वस्तु, ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है प्रतिबिंब, तो m बराबर I बटे ओ से, इसके लिए I ये है ओ ये है, तो I का मान किसके बराबर है, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ओ का मान किसके बराबर है, ए बी, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए ये वस्तु है ये प्रतिबिंब है। तो ए डबल डैश बी डबल डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ए बी वस्तु की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई इतना। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसी में ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। अब लिखोगे तो इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, यम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश फिर गुणे ए डैश बी डैश बटे ए बी। अच्छा ठीक है, यहाँ तक लिख लिया बच्चों। ए डबल डैश बी डबल डैश बटे ए डैश बी डैश, ये आप देखिए एम ई का मान, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बराबर इसके स्थान पे लिख सकते हैं एम ई। ठीक है। अच्छा, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी किसका मान है, एम ओ के, तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ओ या एम नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे हमको मिल रहा है आवर्धन क्षमता का, इसी को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र, आवर्धन क्षमता का व्यापक सूत्र है, जनरल फार्मूला, क्षमता का व्यापक सूत्र। अब इस स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होगी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो उस स्थिति में अगर आवर्धन क्षमता निकालना होगा तो चूंकि व्यापक सूत्र हम लोग पढ़े हैं अभी, व्यापक सूत्र से m बराबर होता है एम ओ इंटू एम ई, यही होता है, m बराबर एम ओ इंटू एम ई, यही तो मिला है। m बराबर m नॉट की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस वी ओ बटे यू, तो इसको कर दीजिए माइनस वी नॉट बटे यू नॉट इंटू एम ई किसके बराबर है, वन प्लस डी बाई एफ, तो इसको कर दो वन प्लस डी बाई एफ, या आप ऐसे लिख सकते हो m बराबर वी नॉट अपान यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ। ये फार्मूला होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है।
जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? तो आंसर है m बराबर -v0/u0 ब्रैकेट में 1+d/fe इतनी होती है। नेक्स्ट, ये तो इमेज बनने की तब की कंडीशन है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। दूसरी स्थिति देखते हैं, जब इमेज रिलैक्स्ड आई के लिए मतलब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनने का तब रे डायग्राम इसका कैसा होगा, नोट कर लीजिए। हो गया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो, वो तो पढ़ चुके हैं ना अभी, 30 सेकेंड लेते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं श्रांत नेत्र के लिए। श्रांत नेत्र के लिए सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आइज। इस स्थिति में इमेज कैसे बनेगा? तो पूरी कहानी वही बच्चों है। यहाँ पर एक हमने अब दृश्यक लेंस ले लिया, यहाँ पर एक आई लेंस ले लिया, ये है, ये यहाँ पे हो गया एफ ओ, और यहाँ पर उतनी दूरी पर एफ ओ डैश हो गया, इधर ये हो गया एफ ई, उतनी दूरी पर इधर हो गया एफ ई डैश। ये इसका प्रकाशिक केंद्र C1, ये इसका C2, इसका नाम हमने रखा ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसका नाम हमने रखा आई लेंस। और यही किसका काम करता है? मैग्नीफाइंग लेंस का। ये है, यहाँ पर कोई एक छोटी सी वस्तु रख दिया, इसका छोटी सी वस्तु रख दी, इसका इमेज ड्रा करने के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। दूसरी जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कब से नहीं बन रहा है, ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है, ये है बच्चों F4 डैश। कंडीशन याद करो बच्चों, अभी हमने आपको जब पिछले लेक्चर में बताया था मैग्नीफाइंग लेंस के लिए इमेज को अगर इन्फिनिटी पर बनाना है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इस लेंस के फोकस पर रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर होना चाहिए F पर। तो जितनी डिस्टेंस इधर है उतनी डिस्टेंस यहाँ पर भी ले लो, ये हो जाएगा F डैश। तो ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया, ठीक है। अब इसका इमेज बनाना है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर जा रही हैं तो एक दूसरे को कहाँ काटेंगी? आंसर कहीं नहीं काटेंगी। कहीं नहीं काटने का मतलब कहाँ काटेंगी? अनंत। कहीं नहीं का मतलब कहाँ पर होता है? अनंत। तो ये एक दूसरे को इन्फिनिटी पर काटेंगी। तो ये इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। A डबल डैश B डबल डैश और ये अनंत पर बनेगा। ये इसका रे डायग्राम बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। बस केवल आपको केयर ये करना है कि इसका जो प्रतिबिंब है A B, ये ऑब्जेक्ट है A B,
और इसके द्वारा ये इमेज बना ए डैश बी डैश। अब दृश्यक लेंस द्वारा ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश एफ ई पर बनना चाहिए। अगर एफ ई पर बनेगा तो उस स्थिति में हम बोलेंगे यहाँ ये जो प्रतिबिंब है इस आवर्धक लेंस द्वारा अनंत पर प्राप्त हुआ। ठीक है, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता देखते हैं। आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो बच्चों ये वाले लेंस अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता एम ओ बराबर वस्तु से अदृश्यक लेंस के बीच की दूरी यू नॉट, बाई तरफ है इसलिए माइनस में, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वी नॉट प्लस लगेगा क्योंकि दाई तरफ है। अच्छा, इस स्थिति में आवर्धन क्षमता एम बराबर वी बटे यू वाला फार्मूला लगाएंगे तो कितना होगा? वी ओ बटे यू या वी नॉट अपान यू नॉट, ये इसका मैग्निफिकेशन हुआ। बच्चों चूंकि यही वाला लेंस ही आवर्धक लेंस का काम करता है और आवर्धक लेंस द्वारा प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो इसकी क्षमता आवर्धन क्षमता क्या होती है? एम बराबर डी बाई एफ। ये आई लेंस की बात हो रही है तो आई लेंस का मैग्निफिकेशन हो जाएगा डी बाई एफ, ये हो जाएगा। तो इसकी आवर्धन क्षमता एम नॉट बराबर वी नॉट बाई यू नॉट माइनस में और वो एम ई बराबर डी बाई एफ, इतना हो गया। अब हमको कहा गया कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो पूरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकाल लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को मान लेते हैं एम। तो एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बच्चों हम लोग व्यापक सूत्र पढ़ चुके हैं। व्यापक सूत्र क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए? तो फार्मूला है एम बराबर एम ओ या एम नॉट इंटू एम। तो एम बराबर एम नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू एम ई किसके बराबर है? डी बाई एफ। ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता कितनी होती है? एम बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी बाई एफ। अब रही बात प्रभावी लंबाई की, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ देखते हैं बच्चों, यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस, क्योंकि ये फोकस पर स्थित है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एफ ई। हमने पहले ही बताया था प्रभावी लंबाई क्या होती है? प्रभावी लंबाई होती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। इस लेंस से इस लेंस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग यल कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी नॉट है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एफ ई है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? वी नॉट प्लस एफ ई। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रभावी लंबाई है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं प्रभावी लंबाई का सूत्र क्या है? प्रभावी लंबाई कैपिटल एल बराबर वी नॉट प्लस एफ ई। और यहीं पे बच्चों अगर प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा होता उस स्थिति में प्रभावी लंबाई का फार्मूला होता है एल बराबर वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट प्लस यू ई, ये फार्मूला होता है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ? सारी चीजें जितनी बताई गई इसमें सब इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों हम लोग लेते हैं इस पे खूबसूरत से सवाल। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों पहला वाला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। अभिदृश्यक के द्वारा आवर्धन बताया मतलब एम नॉट की वैल्यू 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर एम की वैल्यू 32 है, तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता एम ई आपको फाइंड करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या गया है? हमको दिया गया एम नॉट कितना है 8, एम कितना है 32 और हमसे पूछा क्या गया है एम ई, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों फार्मूला हम लोग जानते हैं, व्यापक सूत्र इसका
तो जनरल फार्मूला व्यापक सूत्र से m बराबर m नॉट इंटू एम ई होता है। तो यहाँ से एम ई फाइंड आउट करेंगे तो m बाई एम नॉट हो जाएगा, या m बराबर निकालोगे तो m नॉट किसके बराबर है, तो m किसके बराबर है 32 के, m नॉट किसके बराबर है 8 के, m 32 और m नॉट किसके बराबर है 8 के, तो ये हो जाएगा 4, m की वैल्यू आ गई 4। तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस किसके बराबर हो जाएगा 4। ये ठीक है, क्लियर है सबको? इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो ये चीज हमको दिया गया इफेक्टिव लेंथ, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 25 सेंटीमीटर है। मैग्निफिकेशन m कितना है 25 सेंटीमीटर, नहीं इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, मैग्निफिकेशन 25 है। लेकिन ये बता दिया है कि ये श्रांत नेत्र के लिए है, फॉर रिलैक्स्ड आइज, ये इसके लिए है। नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई ये हमको दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी मतलब हमको यू नॉट फाइंड करना है, तथा अभिदृश्यक की फोकस दूरी एफ नॉट फाइंड करना है। ये दो चीजें हमको फाइंड करना है। तो बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है। इफेक्टिव लेंस का फार्मूला, इफेक्टिव लेंथ का फार्मूला जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, क्योंकि श्रांत नेत्र का मतलब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और अनंत पर जो इमेज बनेगा तो उसके लिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एल बराबर ये होता है वी नॉट प्लस एफ ई। पढ़ चुके हैं, वैल्यू पुट अप कर दीजिए। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 14, वी नॉट किसके बराबर है नहीं पता, फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ई किसके बराबर है 5, इसको इधर लेकर के गए तो v नॉट किसके इक्वल हो गया, इधर जाएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो 9 सेंटीमीटर। v नॉट किसके इक्वल हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, v नॉट हमको मिल गया। अब v नॉट मिल गया और इसका मैग्निफिकेशन भी दिया गया है, तो उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। क्योंकि मैग्निफिकेशन m का फार्मूला जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो उस समय मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी बाई एफ ई, ये हमको पता है। m की वैल्यू 25, v की वी नॉट हमको नहीं पता, नहीं वी नॉट हमको मिल गया है, वी नॉट वाले निकाल लेते हैं। वी नॉट हमको मिल गया है, वी नॉट है 9, यू नॉट हमको फाइंड करना है तो यू नॉट कर लीजिए। d की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू 5, और d की वैल्यू निगेटिव साइन क्योंकि बाएं तरफ इमेज बनता है, तो ये इससे कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा 25, या ऐसे सीधे रख लो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, और इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया या इसको भी काट दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मतलब ऐसे कर लो 5 इज इक्वल्स माइनस 9 डिवाइड बाई यू नॉट, यू नॉट इधर कर दो 5 इधर कर दो, तो यू नॉट इज इक्वल्स माइनस 9 अपान 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 कम 5 5 4 9 5 8 40, इतने सेंटीमीटर। तो यू नॉट किसके बराबर आ गया, माइनस 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर है सबको? ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन में कहा है कि ये तो हमको यू नॉट निकालना था, यू नॉट मिल गया, अब निकालना है एफ नॉट, तो एफ नॉट कैसे निकालेंगे? एफ नॉट वाला क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग लेंस फार्मूला यूज करते हैं, लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर लेंस फार्मूला लगाएंगे तो लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u होता है। ऑब्जेक्टिव है तो ओ लिख दो या नॉट लगा दो। अब
ये हमको फाइंड करना है 1/FO इज इक्वल्स 1/V0 किसके बराबर मिला है 9 माइनस 1/U0 किसके इक्वल है माइनस 1.8 को हम लोग 9/5 भी तो लिख सकते हैं जो यहाँ पे मिला था 1.8 को ही हम लोग 9/5 लिख सकते हैं माइनस में 9/5 तो इसको माइनस में 9/5 कर लो तो 9/5 कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/F0 इज इक्वल्स 1/9 माइनस माइनस प्लस 5/9 तो ये हो जाएगा 6/9 1/F0 या F0 इज इक्वल्स 9/6 3 2 6 3 3 और ये इसे कैंसिल होगा 1.5 मतलब F0 किसके इक्वल आ गया 1.5 सेंटीमीटर। ये तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन तीसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो जल्दी से। तीसरा वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करो ट्राई करो और सॉल्व करने के बाद फिर आओ। ठीक है ट्राई करो ट्राई करो। हो गया 1 2 3 4 आ जाओ। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चों हम लोगों को ये दिया गया है एक सूक्ष्मदर्शी के अदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो अदृश्यक की फोकस दूरी F0 1 सेंटीमीटर आई लेंस की फोकस दूरी FE 5 सेंटीमीटर ये दो चीजें दी गई हैं। अब यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन 45 हो तो मैग्निफिकेशन M45 है और ये रिलैक्स्ड आई के लिए है फॉर रिलैक्स्ड आईज। ये दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई आपको फाइंड करना L की वैल्यू फाइंड। तो बच्चों हम लोग L का फार्मूला तो पढ़ चुके हैं क्या होता है V0 प्लस FE। इस केस में जब इमेज इन्फिनिटी पर बनता है या रिलैक्स्ड आइज के केस में L बराबर V0 प्लस FE होता है। ये तो हम लोग फार्मूला पता है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बच्चों देखो हमको FE की वैल्यू पता है लेकिन V0 नहीं पता तो सबसे पहले V0 निकालना होगा। V0 कैसे निकालेंगे V0 के लिए U0 चाहिए तो हम लोग पहले मैग्निफिकेशन वाला फार्मूला उठाते हैं क्योंकि मैग्निफिकेशन M बराबर होता है माइनस V0/U0 D/FE। फार्मूला हमको मिल गया वैल्यू पुटअप करते हैं M की वैल्यू 45 माइनस V0 नहीं पता डिवाइड बाई U0 नहीं पता D की वैल्यू 25 डिवाइड बाई FE 5 तो 5 से ये 5 हो गया ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 9 तो ये हमको मिल गया कितना मिल गया इधर देखते हैं ये हमको मिल गया 9 इज इक्वल्स माइनस V0/U0। अच्छा ये हमको मिल गया तो यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं U0 की वैल्यू U0 को इधर कर दो U0 इधर जाएगा तो U0 इज इक्वल्स माइनस V0 डिवाइड बाई 9 ये हमको U0 की वैल्यू मिल गई। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों फार्मूला यूज कर लेते हैं लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फार्मूला 1/F0 इज इक्वल्स 1/F0 इज इक्वल्स 1/V0 माइनस 1/U0 वैल्यू पुटअप कर दो 1/F0 कितना 1 इज इक्वल्स 1/V0 नहीं पता फाइंड करना है माइनस 1/U0 माइनस V0/9 माइनस माइनस प्लस 1/V0 फिर प्लस 9/V0 इधर 1/1
तो ये हमको मिल गया 1/1 इज इक्वल्स V0 9 और 1 10। तो इसको उलट दो, इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा, मतलब V0 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, V0 10 मिल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करोगे तो ये मिलेगा L इज इक्वल्स V0 किसके बराबर है 10 और FE किसके बराबर है 5, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो ये इसका मैग्निफिकेशन आ गया समझ में। ठीक है, में इतना ही करते हैं वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसके बाद वाले वीडियो में, इस सीरीज के न्यूमेरिकल सीरीज के इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसी वाली टॉपिक पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे ही कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ अच्छे कंपटीशन लेवल के बोर्ड में एग्जाम में जो पूछे गए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप लोग मेहनत जारी रखिए, पढ़ते रहिए। बोर्ड की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं, तो अब समय है एकदम मेहनत से जुट जाने का। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।